चलो, वर्क पावर एनर्जी में लास्ट क्लास में क्या किया था? सर पावर किया था। पावर किया था, और पोटेंशियल एनर्जी सिखाया मैंने। नहीं सर, पावर के कुछ क्वेश्चन कराए हैं बस। वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया है। हाँ सर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कराया होगा, एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस भी कराया था, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। हाँ सर, वो सब कराए। और उसके बाद पावर कराया था। और पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं सिखाया है, यही ना? यस सर। हाँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सर HCV के डाउट्स भी बाकी है। हाँ सर। बोला था मैंने कि आज डिस्कस करेंगे। हाँ सर, आज आज बताओ। तो पहले वही कर लें। यस सर। चलो, पहले वही कर लेते हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं। जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाओ। 11, 11th और 20, कौन सा? 23, 23 और सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर नहीं है। दो ही डाउट है? हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी। नहीं? नहीं, मुझे लगा होगा, इसके लिए मैं। चलो, दो ही डाउट है तो छोड़ो, लास्ट में करेंगे, फिर पढ़ा देता हूँ मैं। सर हाँ। सर हम असाइनमेंट्स कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। ऐसे भी किया तुमने? असाइनमेंट तो बहुत दे सकता हूँ मैं, बट तुम लोग करते हो कि नहीं, इसका डाउट रहता है। सब दे दो ना। दे दो, ठीक है, आज सब दे दूंगा। चलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Energy which gets stored in the point due to the work done it due to change in position. और कोई? Change in position or dimensions of the body. और कोई? एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or configuration in a conservative field. जैसे तो जितने भी कंजर्वेटिव फील्ड होंगे या फोर्सेस होंगे, हर कंजर्वेटिव फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है, डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा है। तो जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी जो बहुत कॉमन है, तुम लोग जानते होगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम सुना है? यस सर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग का है। फिर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है।
बहुत तरह के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, अलग अलग चैप्टर में आपको मिलते जाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। हाँ सर। तो दुनिया का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, सारे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज अ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। सो all potential energy can be calculated as du is equal to negative of work done by a conservative force, that is F dot dr from initial position to final position, है ना, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी। सो ये F क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सो यहां से आपको ये भी दिख सकता है कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप। ये इन जनरल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में इक्वेशन, आई मीन रिलेशन है। छोटे फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। कुछ नहीं, डी आर को इधर ले गया दोनों को। तो ये जो रिलेशन है, ये दुनिया के किसी भी पोटेंशियल एनर्जी और उसके क्रॉसपॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होल्ड करता है। सो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? हाँ सर। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हुआ? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? Yes, sir. तो बोलोगे, बैठे रहते हो मेरे इंतजार में। आगे बढ़े? हाँ sir. हाँ सर, हो गया। तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस, सबको मालूम है क्या होगा? MGH. MGH। और इस MGH में एजम्पशन क्या है कि ग्राउंड का जीरो है ना? हाँ sir. तो MGH डेल्टा यू है एक्चुअली। अर्थ सरफेस पर कोई भी दो लाइन जिनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन h है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा यू इज U2 माइनस U1, इसकी वैल्यू MGH है। समझ रहे हैं? हाँ sir. अच्छा, इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? Half into kx square. So negative of work done by conservative force, that is kx dx cos 180 डिग्री, यही होगा ना? हाँ sir. क्योंकि x के अपोजिट हमेशा फोर्स लगेगा। समझ रहे हो? dx के अपोजिट। हाँ sir. तो ये हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर। यस सर। तो ये दोनों एज अ फॉर्मूला आपको यूज कर याद रखना है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी देखेंगे। जल्दी से कॉपी कर लो इन दोनों को। Okay. हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो, इसी को यूज करना पहले छोटा छोटा सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
सपोज ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l, ये एक ग्राउंड पर रखा हुआ है। इसका लेंथ l है और इसका मास m है। फाइंड, और इसको रेफरेंस मान लीजिए ग्राउंड। So find gravitational potential energy of this uniform rod। सॉल्व करो इसको। सर बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर आपने नीचे वो सरफेस के बारे में क्या लिखा? रेफरेंस, रेफरेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहाँ पर है, समझे? ओके सर।
सर सर बोलो बोलो सर सुन रहा हूँ। बोलो सुन रहा हूँ। mgl/2। mgl/2 कैसे किया? सर वो सबसे ऊपर वाले छोटे मास का निकालना है, तो फिर m पूरे मास के लिए LLN, तो dm के लिए मैंने dx लिया। फिर तो फिर dm इज mdx/l हो गया। तो फिर सिर्फ ऊपर वाले पार्ट के लिए mgdx/l को इंटीग्रेट करना है। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम छोटा सा dx लेंथ का एक पॉइंट मास लेते हैं तो इस dx लेंथ के पॉइंट मास का मास क्या हो जाएगा? dm टोटल मास m अपॉन लेंथ l, मास पर यूनिट लेंथ हो गया, इंटू dx, ऐसा होगा। और केवल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो dm इंटू जी इंटू एक्स हो जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? dm इंटू जी इंटू एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l होगा। बोलो। हाँ सर। dm is m by l into dx into g into x 0 to l. So this is mg by l integral of x dx 0 to l. That is mg by l into l square by 2. That is mgl by 2 आंसर। कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? नो सर। पक्का आगे बढ़ो। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे समझते हैं कि एक चेन है, जो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस है r और यूनिफॉर्म चेन का मास है m। ये ग्राउंड है तो इसको रेफरेंस मान लो। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस यूनिफॉर्म चेन।
समझ आया? यस सर। कोशिश करो। सर हाँ बोलो। सर mgr/pi है। सर mgr/2 पाई है क्या? देखते हैं, सॉल्व करेंगे, मुझे पता नहीं। और बाकी जनता ये बताओ।
सर बोलो। शायद से 2 mgr/pi है। चलो देख लेते हैं। यहां से थीटा एंगल पर अगर हम छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं तो इसका लेंथ हो जाएगा डी थीटा इंटू आर, और इसकी हाइट ग्राउंड से हो जाएगी आर कॉस थीटा के बराबर, है या ना? हाँ सर। ये हाइट आर कॉस थीटा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं सर। नहीं। तो इस छोटे से सेक्शन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसको हम लिख सकते हैं डी एम इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा। हाँ सर। सो dm is mass per unit length into length r d theta into g into r cos theta। यहाँ पर जो हमने लैम्डा लिखा है, दिस इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। सो लैम्डा जी आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, तो -π/2 से +π/2 तक कर देंगे। बोलो सर बोलना भाई। सर वो वापस समझा सकते हो? कॉस का इंटीग्रल साइन -π/2 से +π/2, सो लैम्डा इंटू जी इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 is 1, that is 2 lambda g into r square। lambda mass per unit length, that is m upon pi r into g into r square। इसको भी हटा दीजिए। सो आंसर इज 2 mgr अपॉन पाई। आया था ये वाला आंसर किसी को? हाँ सर यही है। वेरी गुड। अब बोलो, किसी सर को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर पर मैंने कुछ डिफरेंट मेथड यूज किया, चलेगा? क्या किया डिफरेंट? सर जैसे पूरा पहले पाई पाई आर कैलकुलेट कर लिया, लेंथ को पूरा हाँ चेन। तो पाई आर तो लेंथ है, क्या कैलकुलेट क्या करना है इसका? हाँ सर, तो हो फिर dm इज इक्वल टू m/πr इंटू डी आर किया। m/πr इंटू डी आर। हाँ सर। फिर फिर du इज इक्वल टू dmgr। हम्म, फिर du इज इक्वल टू m/πr इंटू g इंटू r इंटू डी आर। ये डी आर फिर कहाँ से आ गया इसमें? सर डी आर के ऊपर dm से सब्स्टिट्यूट किया मैंने। डीएम में डी आर का टर्म कहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया तुमने? सर स्मॉल हाइट। तो हाइट आर थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी लिख लेंगे। वेरिएबल कौन सा है उसका एलिमेंटल पार्ट डी कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो थीटा में जो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा उसको डी थीटा बोलेंगे। जैसे ये थीटा है, थीटा में जो थोड़ा चेंज हुआ ये डी थीटा हुआ। तो यहाँ पर वेरिएबल मेरा डिफाइंड है कि थीटा क्या है और डी थीटा क्या है। तो ऐसे ही कुछ भी आर डी आर नहीं लिख लेंगे, वो गलती से कुछ कुछ पुट करके आ गया आंसर। वेरिएबल को बनाने का रीजन समझो कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ करते हैं। नहीं सर, मैंने एक्चुअली इसको हाइट लिया, वो रेडियस है ना, एम, जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइक चेन, उसको पूरा आर लिया, फिर उसका डी आर किया।
आर वर्टिकल है हॉरिजेंटल है, कहाँ है आर तुम्हारा? वर्टिकल जो तो आपने डॉट तो वर्टिकल में कहाँ चेंज हो रहा है डीआर से? पहले डीआर का जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया फिर इंटीग्रेट कर दिया उसको। डीआर डीआर का टर्म कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ ये बताओ? ईएम के एक्सप्रेशन में। डीएम के एक्सप्रेशन में जो डीआर इंट्रोड्यूस होगा वो डीआर लेंथ ऑफ एलिमेंटल रिंग होगा, चेन होगा सॉरी। तो क्या चेन का लेंथ डीआर है तुम्हारे डायग्राम में? बोलो। सर लेंथ ऑफ चेन नहीं, मैं वो हाइट की बात कर रहा हूँ। बेवकूफ। अरे डीएम मास का मतलब क्या हुआ? मास एसोसिएटेड विथ स्मॉल लेंथ ऑफ चेन, इजंट इट? हाँ सर। तो वो लेंथ ऑफ चेन क्या है तुम्हारा? बोलो। ओके सर, समझा अभी। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख लिया सर। ठीक है, इसी पे बेस्ड जल्दी से एससी वर्मा बुक का ही दो क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 फटाक से करके बताओ, दोनों आसान है, जल्दी से हो जाएगा।
बोलो, आया आंसर? फिर पहले वाले का आ गया। क्या आया? सर mgl/18। बाकी कोई? सेकेंड वाला कर रहे हो अभी? हाँ सर, हो रहा है वो। चलो जल्दी करो। चलो तब तक 38 देखो जिसका हुआ। 2/3 पार्ट ऊपर है और 1/3 हैंग कर रहा है, ऐसा कुछ है। बोलना भाई, तुम लोग सोया हुआ रहता है। तो 2/3 पार्ट टेबल के ऊपर है और 1/3 पोर्शन ऑफ चेन हैंग कर रहा है, यही कहानी है।
है ना? Yes, sir. अभी ऐसा है, थोड़ी देर के बाद बोला है कि इसको पुल करके पूरा चेन यहाँ पर आ जाए, यही कहानी है। तो अब क्या है, ये पूरा का पूरा लेंथ ऊपर है। सर हाँ सर स्लिप्स ऑफ द टेबल मीन्स पूरा नीचे ही चला जाएगा ना? हाँ, सरक के गिर गया। आई बात समझ में? तो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ होगा, यही पूछा है। इसको ऊपर खींच के रखने में कितना काम हुआ है, यही पूछा है ना। देखो, फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल, यही मतलब हुआ। हाँ सर। तो ये जो पोर्शन है हैंग कर रहा, उसका मास m/3 होगा, और जो ऊपर है उसका 2m/3 होगा, और इसमें इसका m। तो इस रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं इस सिस्टम की एनर्जी देखूं तो mg/L/3 होगा, और इस सिस्टम की एनर्जी देखूं तो 2m/3 इंटू जी इंटू L/3, ये ऊपर वाले पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी, प्लस m/3 इंटू जी इंटू L/6, ये हैंगिंग पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट? सो 2mg/L/9 प्लस mg/L/18, तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, सो 5/18 mgl, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और काइनेटिक शुरू में भी जीरो, बाद में भी जीरो, तो वर्क डन क्या होगा? होगा ऐसा। सो mgl/3 माइनस 5/18 mgl, होगा ऐसा। हाँ सर। सो 18 LCM ले लोगे, 3 6 जा 18, 6 माइनस 5 1, दैट इज आंसर इज mgl/18, ये आंसर होगा। आया था किसी को? Yes, sir. वेरी गुड। 38 कॉपी कर लो, फिर 39th अटेम्प्ट करो।
हुआ कुछ? 39 हुआ कि नहीं? नहीं तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग नहीं होता है तो ना पूछना है, होता है तो बताना है, भगवान जाने क्या है। चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं। गजब पड़ता है तुम लोग। आ जाओ। 39 है या 38 है? 39। कितना पार्ट पहले टेबल के ऊपर था? बोलो। 2/3. 2/3 टेबल के ऊपर था। तो ये 2/3 टेबल के ऊपर है और 1/3 हैंग कर रहा है, ऐसा है? अच्छा। उसके बाद कहता है कि जब ये पूरा गिर जाएगा टेबल पर से, तो स्लिप्स ऑफ का मतलब क्या है कि अब ये पूरा चेन टेबल पर से गिर गया, मतलब ये पूरा एल पार्ट हैंग करता है ऐसा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस प्रोसेस में कितना हुआ, यही पूछा है। हाँ सर. तो बहुत तरीका है सॉल्व करने का। जैसे एनर्जी मेथड से मान लो, जैसा अभी एनर्जी सीखे हैं तो उससे कर देते हैं, फिर फोर्स मेथड से भी कर देंगे। सो मेथड 1, एनर्जी मेथड। अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लूं, ठीक है, मैं इस लाइन को रेफरेंस मान लेता हूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ऊपर वाले पार्ट का 0, नीचे वाले पार्ट का -m/3 इंटू जी इंटू L/6। समझ आया? -mgL/18 इनिशियल है। बोलो। यस सर। और जब ये पूरा गिर गया उस समय फाइनल एनर्जी कितनी है? -mgL/, ऐसा। हाँ सर। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में क्या क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही है। यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अच्छा एक मिनट पढ़ने तो वेलोसिटी के बारे में भी कुछ लिखा है क्या? वेलोसिटी के बारे में भी लिखा है। अच्छा।
हो जाएगा सॉल्व, वो कोई बड़ी चीज नहीं। बट ऐसे समझो, किसी भी समय मान लो कि अगर टेबल के ऊपर कुछ भी y लेंथ है चेन, किसी भी समय टेबल के ऊपर अगर y लेंथ चेन है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, बोलो। जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा वो होगा म्यू m/l इंटू वाई इंटू जी, यही फ्रिक्शन फोर्स होगा। हाँ होगा। तो फर्दर dy डिस्प्लेसमेंट में जो dw होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो अब अगर फर्दर dy आगे गया तो इस dy में जो dw होगा इसको क्या लिखेंगे, माइनस म्यू mgy/l इंटू dy, ये वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन में माइनस म्यू mg/l y dy को अगर हम इंटीग्रेट कर दें y इज इक्वल टू 2l/3 से लेकर 0 तक, तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। पक्का? अच्छा, साथ ही साथ y हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और dy मेरा इसमें जो कम हुआ है वो है, तो एक्चुअल में यहाँ पर एक माइनस dy होगा। समझ रहे हो कैसे? y लेफ्ट टू राइट है और dy हमने राइट टू लेफ्ट लिखा है। बोलो। सर नहीं आया समझ में। देखिए, जब चेन का लेंथ x है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो म्यू m g x, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। म्यू m क्या है, जितना पार्ट ऊपर है, तो ये हो जाएगा m/l। अच्छा, कैपिटल एम है स्मॉल एम, क्वेश्चन में है कैपिटल एम, तो इसको स्मॉल एम लिख देते हैं ऐसा। तो इसको मैं स्मॉल एम लिख दिया, जो पार्ट चेन ऊपर है, तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। सो कैपिटल m/l इंटू x, ये पार्ट हुआ। इसमें इसमें केवल म्यू एम जी आएगा, तो म्यू हो गया m हो गया इंटू जी, ऐसा फ्रिक्शन फोर्स होगा। Yes. तो म्यू कैपिटल mg/l इंटू एक्स, ये हो गया फ्रिक्शन। अब थोड़ी देर के बाद जब ये dx आगे गया, तो dx आगे गया तो इसका लेंथ अब l माइनस dx हो गया। है ना? हाँ सर। ये चेन अगर खिसकेगा तो इसका लेंथ डिक्रीज होगा। यस सर। dx किधर है, dx वेक्टर मेरा इधर है
और एक्स वेक्टर मेरा इधर है, ऐसा है। बोलो। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ऐसा होगा। यस तो फ्रिक्शन फोर्स और dx के बीच 180 डिग्री है। हाँ सर, तो नेगेटिव हो जाएंगे। सो म्यू mg बाई एल इंटू एक्स इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री, ऐसा होगा। हाँ बोलो। सो म्यू mg बाई एल एक्स dx इसमें भी समझाना मुश्किल है, ये कॉस 180 ऐसे समझाओ। लेफ्ट टू राइट वेक्टर मेरा एक्स है, राइट टू लेफ्ट वेक्टर dx है ना। अरे ठीक है, चलो बाद बाद में देखते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो टोटल वर्क डन हम क्या लिखेंगे, म्यू mg बाई एल इंटीग्रल x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 2l/3 टू x इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। सो म्यू mg बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 2l/3, अपर लिमिट 0। सो म्यू कैपिटल mg बाई 2l, इसको लिखेंगे 4l² बाई 9 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 4l² बाई 9, ऐसा लिखेंगे। यस सर। सो माइनस म्यू mg बाई 2l इंटू 4l² बाई 9। सर 2L कैसे है? अरे ये वाला 2 इधर, ओके समझा। ओके यस माइनस म्यू एम जी माइनस 2 म्यू mgl अपॉन 9, ऐसा कुछ इसका आंसर होगा। देख लो तो एक बार बुक में, मैंने नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 39। एक बार आंसर चेक कर लीजिए। यही है। आया समझ में, हाँ कॉपी कर लो इसको।
हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी की कहानी। अब आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इधर देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने सीखा था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सीखा था? यस तो ऑल फोर्सेस में क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल फोर्स आएगा, इंटरनल फोर्स आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसमें इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 होता है। यस सर तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी plus work done by non-conservative force. This is change in kinetic energy. So work done by external force plus work done by non-conservative force is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. ऐसा होगा? हाँ सर। बोलो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि in absence of any external and non-conservative forces, change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? यस सर। जल्दी कॉपी कर लो।
हो गया सबका? हाँ सर. आगे बढ़े? Yes sir. क्वेश्चन करो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड. वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई अलग से चीज नहीं है. अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आता है तो मोर देन सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसको कोशिश करो. सर हो गया. हो गया, आगे बढ़े? हाँ क्या सर. आंसर आया वैसे? 5 मीटर. ए से बी तक कोई कोई फ्रिक्शन नहीं है.
नहीं है ना। Yes, sir. और बी के आगे मान लो सी पर जाके रुक गया, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, ये रफ सरफेस है ना। हाँ सर. तो ए और बी पर तो एनर्जी इक्वल होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। यस सर, इक्वल है। Yes, sir. सो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर मान लो ब्लॉक की वेलोसिटी v हो गई, है ना। और यहाँ पे आके रुक गया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। हो गया ऐसा। हाँ सर. बिटवीन बी एंड सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए। So work done by gravity plus work done by friction plus work done by normal reaction, this is equal to 0 minus half mv square, ऐसा होगा। यस सर। Yes, तो sir. B से C में ग्रेविटी का 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल 0, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो ये हाफ mv स्क्वायर mgh के बराबर है, तो माइनस mgh लिख सकते हैं। हाँ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, माइनस म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस एस, जो पूछा है मेरे से, है ना। तो डिस्टेंस एस क्या होगा, एच अपॉन म्यू। एच कितना है 1 मीटर, और म्यू कितना है 0.2। सो 1/0.2 होगा, दैट इज 5 मीटर। हाँ। क्लियर है। तो देखो इसमें मास की जरूरत पड़ी ही नहीं, जो दिया हुआ है 10 न्यूटन वेट, है ना। समझ आया कुछ। हाँ सर. जल्दी कॉपी कर लो।
हो गया सर। हो गया। चलो, एससी वर्मा आप लोग पूरा कर सकते हो। मैं 2 बार बोल चुका हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एससी भी आप पूरा कर सकते हैं। ओके सर। सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो तुम लोग? नहीं सर। सर अच्छा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ सकते हो। कहाँ से कहाँ तक मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 से आगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वो वर्क पावर एनर्जी का उसमें यूज है, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो नहीं कर सकते हो। तो सर्कुलर वर्क पावर एनर्जी इसमें 1 to 51 है, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये चैप्टर हो गया। एससी वर्मा सॉल्व करने के लायक हो गया। एक छोटा टॉपिक और सिखाऊंगा जो एससी वर्मा में नहीं है, वैसे वो 5 मिनट का ही काम है, ठीक है। चलो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।